कुछ लोग सौदागिरी करना चाहते हैं कि हम कहीं पैसे दे के टिकट ले लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पैसे की बुनियाद पर किसी को टिकट मिले। और रही बात मेरी, मुझे पूरा एतमाद है पार्टी पर, बैरिस्टर साहब पर, अख्तर ईमान पर और उनकी पूरी टीम पर कि इस बार मुझ पर एतमाद करके हमको ठाकुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे इंशाअल्लाह। सीमांचल में ओनली 4 MIM है, जिंदाबाद है। और सारे सिर्फ नौजवान ही नहीं, इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में, गांव देहात में हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान पूरी तादाद के साथ और पूरे मुस्तैदी के साथ MIM के साथ खड़े हैं। जब अगर कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़की के साथ ये घटना जो कल हुआ अगर ये हो जाता तो सारे जितने भी भगवाधारी है, जितने भी हमारे RSS के लोग हैं, ये सब सड़क पर उतर जाते और इसको वावेला मचाते। लेकिन आपने देखा कि एक मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम गांव में इस तरह का घटना किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको आप भी गए, उसको समझाने की बात की, उसको समझाया। तो सवाल है कि उसने नाम छुपाया, धर्म छुपाया और ये गांव छुपाया, सारा एड्रेस छुपा करके ये धोखा देने का काम किया। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके पीछे RSS का कोई हाथ रहा होगा कि हम आपके इस कानून के बिल्कुल खिलाफ हैं, हमको आप जो सजा दीजिए हमें मंजूर है, लेकिन ये कानून मंजूर नहीं है। जो ये इस कानून के दाव पेच हैं, अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आप जानिए मुसलमानों का कोई भी इबादत गाह सलामत नहीं रहेगी। और महानंदा बेसन का सबसे बड़ा मरकज जो प्रोजेक्ट लिया है, सबसे बड़ा मरकज हमारा दिगलबैग ठाकुरगंज को होना चाहिए, बहादुरगंज को, कि सबसे ज़्यादा पूरे सीमांचल में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका जो है इससे सैलाब से, वो हमारा इलाका है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार AIMIM पार्लियामेंट्री बोर्ड के और बाकी ठाकुरगंज से भावी प्रत्याशी, विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनाब मुफ्ती अजहर जावेद साहब। इनसे हम आज विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ये कई सारे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर हम बात करना चाहेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव से रिलेटेड हो या फिर जो अभी नदी कटाव चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हो, और जो कुछ करंट मुद्दे हैं उन पर हम बात करना चाहेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आपका मुफ्ती अजहर जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया। सबसे पहले आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है, आपकी क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2015 से ही कर रहे हैं। 2015 भी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उम्मीदवार उतारी है। उसके बाद 2020 में भी हम लोग चुनाव लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। उससे पहले ज़िमनी चुनाव लड़े थे, उसमें भी कामयाबी मिली। अब 2025 है इंशाअल्लाह अज़ीज़, पूरे दमखम के साथ पूरे बिहार में चुनाव के मैदान में हमारे लोग उतरे हुए हैं और गली गली में शोर है पतंग छाप के लिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो इस वक्त इरादे हैं, जो कारनामे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान उसको अपने आँखों से मतलब देख रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2025 में बैरिस्टर साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आप ठाकुरगंज से बिलोंग करते हैं और ठाकुरगंज से आप भावी प्रत्याशी भी हैं AIMIM के। काफ़ी पुराने नेता हैं, पुराने मतलब कि AIMIM के नेता हैं, जो कि जब बिहार में AIMIM आई सीमांचल में तो शायद शुरू से आप हैं और अपना दावेदारी भी पेश कर रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो और भी बहुत सारे दावेदार हैं जो कि दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। आपकी दावेदारी उन सब में से अलग कैसे है और आपको पार्टी टिकट क्यों देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस पार्टी की खूबी है कि ये इस पार्टी की खूबसूरती है कि MIM जब से ये पार्टी आई है हमारे सीमांचल में, बिहार में, तो लोगों की उम्मीदें ज़्यादा जग चुकी हैं। लोग ये चाहते हैं कि इस पार्टी से हम कामयाब हो जाएं। अब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, RJD है, BJP है, जदयू है। इन पार्टियों में लोगों की उम्मीदें इतनी वाबस्ता नहीं है जितनी वाबस्ता MIM में है। उसकी वजह यह है कि BJP या कांग्रेस में उम्मीदवार बनने का जो सपना जो है ना, आदमी सोच नहीं सकता है। उन पार्टियों में क्या होता है, नहीं,
ये बहुत कम लोग उसमें यही लोग सोच सकते हैं कि बड़े दौलतमंद हो या पार्टी के बहुत खानदानी परंपरा चला आता रहा हो, बाप कांग्रेसी रहा हो या बाप एमपी रहा हो, बेटा को एमएलए का, तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन पार्टियों के ताल्लुक से ये बातें हैं। अब रही बात कि एमआईएम में इतने उम्मीदवार हैं, ये तो खुशी की बात है कि हर शख्स जो चाह रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ। अब दूसरा सवाल आपने ये कहा कि इतने उम्मीदवार में से आपको पार्टी कैसे आप पर एतमाद करके उम्मीदवार बनाएगी। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए 2014 में बैरिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में। उनके ख़यालात से हम मुतासिर हुए, उनकी बातें हमको अच्छी लगी, कौम और मिल्लत के लिए उनके सीने में दर्द है। तो उसके बाद फिर हमने उनको कहा ठीक है आप बिहार लॉन्च कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। 2015 में वो 14 में तशरीफ़ लाए, हम लोग रहे गांधी रुई दशा मैदान में, बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ। उसके बाद हम लोग 2015 में चुनाव लड़े 6 सीटों पर। हम उस वक्त भी उम्मीदवार थे, मेरी उम्मीदवारी उस वक्त बहादुरगंज से थी, लेकिन बैरिस्टर साहब किसी वजह से 6 सीट के अलावा उन्होंने ऐलान नहीं किया, तो उन्होंने माजरत किया। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है पार्टी में है, आपका जो आदेश है, जो हुक्म है, हम लोग उसको बजा लाते हैं। फिर हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया। उस बार हम लोग को कामयाबी नहीं मिली। बाद में 19 में ज़िमनी इंतखाब में हम लोग एक विधायक हमारा किशनगंज से जीते। उसके बाद 20 में हम लोग पूरा दमखम से लड़े, तो हमको 5 सीटें हम लोग कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कामयाबी हुई और लोगों का एतमाद भी, अवाम का, नौजवानों का, बुजुर्गों का एतमाद बैरिस्टर शमसुद्दीन अवीस साहब के हवाले से रहा। उसके बाद हमारे पार्टी से कुछ लोग बगावत करके दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आपने ये कहा कि भाई मैं 2015 नहीं लड़ा, हमारे पार्टी के साथ रहा, 2020 में टिकट मिलना था, हमको नहीं मिला, फिर हम खामोश रहे, पार्टी के लिए काम किए। अब 2025 है, हम तो 2 मरतबा पार्टी के इम्तिहान में कामयाब हो गए, अब तीसरी बार है पार्टी के लिए इम्तिहान है। अब पार्टी क्या कर रही है, बैरिस्टर साहब क्या करेंगे, अख्तर साहब क्या करेंगे, ये तो उनको सोचना है। अच्छा, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव, तो कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए धन बल जन सबकी ज़रूरत होती है और सबका साथ होगा, सबका मिश्रण होगा, तभी एक प्रॉपर मुकम्मल चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो क्या मुफ्ती अतर जावेद के पास ये सब चीज़ें हैं अवेलेबल? देखिए, दौलतमंद तो सड़कों पे बहुत घूम रहे हैं, बेशुमार दौलतमंद घूम रहे हैं, लेकिन सियासत में जो सबसे बड़ी बात है कि सियासत में हिकमत अमली, हौसला, लोगों के दुख दर्द में जाना, लोगों की बातों को मुस्तैदी और बेबाकी से रखना, ये बहुत कम लोगों में है, ये बहुत कम लोगों में। रही बात अगर कोई भी मद्दे मुकाबिल ये वो समझ ले कि मेरे पास पैसे है, मैं पैसे के बलबूते पर टिकट ले लूँगा या आवाम से वोट ले लूँगा, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ लोग सौदागिरी करना चाहते हैं कि हम कहीं पैसे दे के टिकट ले लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पैसे की बुनियाद पर किसी को टिकट मिले। और अगर ऐसा कोई करता भी है तो मेरे ख्याल से उसमें नुकसान ही नुकसान है, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, पैसे के बदले टिकट के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यहाँ पर टिकट की लेने के बाद जो चुनाव में जो खर्च होते हैं, चाहे वो आजकल ये भी दिखाया जाता है कि इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से एक दिन 2 दिन पहले गांव में जाते हैं लोग, पैसे बांटते हैं, एक वोट का 500-1000 रुपये देते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि लोगों के बीच रहना, खिदमत करना, इस तरह से, और उधर कोई और आकर के 500-1000 रुपये देकर के वोट ले ले, तो फिर आप क्या करेंगे लोग? देखिए, आपको तजर्बा शाहिद है कि पिछले बार जब चुनाव हुआ, जो हमारा एमआईएम का प्रत्याशी था 2020 में, जितना वोट वो विधानसभा में लेके आया, इतना वोट मैं जिला पार्षद में लाया चुनाव में। और उससे पहले भी मेरे मद्दे मुकाबिल बड़े बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने पैसे का बौछार किया, लेकिन वोट लोगों ने मुझे दिया। शायद आप भी पैसे दिए होंगे? ना, मैं कभी पैसा नहीं देता हूँ। मैं मुझसे ना वोटर पैसा लेते हैं, ना बुध का खर्चा लेते हैं। लोगों का मुझसे वालिहाना मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि मैं दुख सुख में, लोगों के मरने जीने में, खुशी गम में, हर मौके पर मैं हाजिर देता हूँ। और इसमें 2 रानी और 12 महीने मैं अलर्ट रहता हूँ, 12 महीने लोगों की खिदमत में लगा रहता हूँ मैं।
12 महीने आप लोगों की खिदमत और में अगर रहे किसी को अगर ये कोई सोच लिया तो अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो पार्टी हमको उम्मीदवार बनाए और देखिए कौन कितने पैसे वाला सामने में आता है, हम उसको देखने के इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो इतने सारे उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि सभी को तो टिकट मिला तो खैर नामुमकिन है, टिकट तो एक ही को मिलेगा, बाकी क्या डर नहीं है कि हो सकता है बगावत हो जाए? चाहे अगर आप ही को मिले तो और जो कोई लोग बगावत कर ले, किसी और को मिले तो आप बगावत कर ले, नहीं, नुकसान तो पार्टी को होगा। देखिए एक बात सुनिए, चाहे मुझे मिले किसी को मिले, देखिए मैं एक बात बताऊं, पार्टी में हर जमाने में हर जगह बगावत होती है, हर पार्टियों में होती है। सवाल इस बात का है कि उम्मीदें इस बात पर कायम है कि एक आदमी आपके लिए 2014 से लड़ाई लड़ रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि टिकट के लिए लड़ रहा है, 2014 से बल्कि उससे बहुत पहले से आवाम में आवाम की खिदमत हमेशा कर रहा है। तो खिदमत है, आवाम की खिदमत है, हमेशा एक मोमेंट रहा है। मैं पब्लिक के लिए, मैं चाहे जीआर राशि का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, या पुल पुलिया का मामला हो, इसी तरीके पर नदी कटाव का मामला हो, हर मुद्दे को मैं मुस्तैदी के साथ आवाम के इस मुद्दों को मैंने सरकार के सामने, मैंने प्रशासन के सामने रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ। कुछ चीज़ें चूँकि इस बार आपको मालूम है सरकार बीजेपी की एनडीए की है, नीतीश कुमार की सरकार में बात सुनी सबकी जाती है मगर अमल किसी पे नहीं हो रहा है। आप पार्टी में बहुत पहले ज्वाइन किए हैं, पार्टी में करीब 2014-15 में शायद 15 में शायद पार्टी ज्वाइन किए थे, और यहाँ पर देखा जाता है अब तक जो इतिहास रहा है एमआईएम का सीमांचल में, ज़्यादातर तरजीह उन्हीं को देते हैं जो पुराने कार्यकर्ता है, उनको नज़रअंदाज करके नए लोग पार्टी में ज्वाइन होते हैं, गद्दार लोग उनको टिकट देते हैं और उन्हीं को भरोसा जताते हैं। तो नहीं, आपको नहीं लगता है कि हम पुराने और हमको भी नज़रअंदाज? ऐसा कभी नहीं हुआ है, एक आध केस हुआ है, एक आध बहुत हुआ है। पिछले बार सुनिए, पिछले बार जो चुनाव हुआ था उस बार हम लोगों के साथ चूँकि पार्टी का 5-6 साल उम्र थी, 5 साल, उसमें भी सर्वे भी किया गया, कुछ गड़बड़ियाँ होती है, हर पार्टी में होती है, एक अलग चैप्टर है, लेकिन 2025 में ऐसा होने वाला नहीं है। आप जिनके बारे में कहना चाहते हैं तो वहाँ का मामला कुछ अलग थलग है, जिसको बैरिस्टर साहब खुद अपने संज्ञान में लिए हुए हैं। रही बात आगे की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे ये सब चीज़ें दोहराई नहीं जाएगी, और जो पार्टी में पुराना है, जो पार्टी के लिए समर्पित किया, जो काम किया है, जो लोगों के दुख दर्द में गया है, तो इंशाल्लाह पार्टी उसी पर एतमाद करके टिकट देने का। और रही बात मेरी, मुझे पूरा एतमाद है पार्टी पर, बैरिस्टर साहब पर, अख्तर ईमान पर और उनकी पूरी टीम पर कि इस बार मुझ पर एतमाद करके हमको ठाकुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे इंशाअल्लाह। ठाकुरगंज से भी साहब विधायक हैं आरजेडी से, और कहा जाता है कि महागठबंधन का पैंट सीमांचल में काफ़ी मजबूत है, तो लोग कैसे एतमाद करेंगे एमआईएम पर? क्यों ये? देखिए एक बात है कि हमारी क़यादत, हमारा मसला है, मिल्लत में हमारे मतलब कौम मिल्लत की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को लेके, उस दर्द को लेकर के बैरिस्टर साहब आवाम के सामने में है। रही बात महागठबंधन, वो सिर्फ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे मैं सरकार बनाऊंगा, हम आवाम का क्या काम करेंगे, मिल्लत के लिए क्या करें, माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे, मुसलमानों के लिए, उसकी कोई, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो हमारे पास है कि हम क्या काम कराएंगे। रही बात, कोई खौफ नहीं है सीमांचल में, ओनली 4 सीमांचल में ओनली 4 एमआईएम है, जिंदाबाद है। और सारे सिर्फ नौजवान ही नहीं, इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में, गांव देहात में हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान पूरी तादाद के साथ और पूरे मुस्तैदी के साथ एमआईएम के साथ खड़े हैं, एमआईएम के साथ खड़े हैं। अच्छा, हाल फिलहाल एक घटना आई है, आप भी उसमें गए थे, कल हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे, वहीं पर आप कहीं उधर दिगल बैंक, वहाँ पर एक गैर मुस्लिम लड़का अपना नाम पहचान छिपा करके मुस्लिम लड़की से बात करते हैं इंस्टाग्राम के ज़रिए, फिर नंबर आदान प्रदान करते हैं, फिर प्यार करते हैं, और घर में जाकर के 3 दिन लड़की घर में बिताते हैं। तीसरा दिन जब लड़की वालों को पता चला कि ये मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो फिर सबके होश उड़ जाते हैं। और आप भी मौके पर थे, मैं भी मौके पर था। इस घटना को लेकर के, इस मामले को लेकर के समाज में क्या असर जाता है, और आप लोगों से क्या अपील करेंगे, खास करके जो नए जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोशल साइट चलाते हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
सबसे पहले जो कल का घटना है जिसको आप विजिट किए, मैं उसका शदीद मजम्मत करता हूँ। और जहाँ लड़का की बहुत सारी गलतियां हैं तो लड़की वालों की भी गलतियां है, उसमें अनजाने में हुआ है कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम का। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हमारे देश में ये बात देखने की है, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी हो या योगी जी हो, या बिहार में हमारे जो बीजेपी के हमारे नुमाइंदे हैं या आरएसएस के लोग हैं, उनकी आँख खुलने की ज़रूरत है कि क्या आप देश के अंदर प्रदेश के अंदर क्या चाहते हैं, क्या बदअमनी चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम के में नफरत फैलाना चाहते हैं। यही लोग जब अगर कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़की के साथ ये घटना जो कल हुआ अगर ये हो जाता तो सारे जितने भी भगवाधारी है, जितने भी हमारे आरएसएस के लोग हैं, ये सब सड़क पर उतर जाते और इसको वावेला मचाते। लेकिन आपने देखा कि एक मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम गांव में इस तरह का घटना किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको आप भी गए, उसको समझाने की बात की, उसको समझाया। तो सवाल कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, तो लोग इस बात को चाहते हैं। लेकिन सवाल इन लोगों को आगे खुलने की ज़रूरत है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं, मुस्लिम लव जिहाद की बात करते हैं, गाँव मतलब न जाने कौन कौन सा प्रोपेगेंडा करते हैं, इन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर है क्या तो आप इसको क्या रकब दोगे, हिंदू लव जिहाद कहोगे या आरएसएस लव जिहाद कहोगे, क्या कहोगे। उस लड़के का नाम सुनने में बादल यादव था, यादव बादल कुमार यादव। तो सवाल है कि उसने नाम छुपाया, धर्म छुपाया और ये गांव छुपाया, सारा एड्रेस छुपा करके ये धोखा देने का काम किया। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके पीछे आरएसएस का कोई हाथ रहा होगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम नौजवानों को, अपने तमाम गार्जियनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को कम से कम इस हालात में अपनी बच्चियों को, जो बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर रही है, जो बच्चियाँ ऊंचे स्तर की तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर वो ज़रूरतन मोबाइल इस्तेमाल करना चाहें तो अलग चीज़, लेकिन इन चीज़ों पर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपनी बच्चियों को इससे दूर रखने की ज़रूरत है। अगर अभी इसे होश में नहीं आए लोग, अपनी बच्चियों को बचाने का काम नहीं किया, अपने बच्चों को बचाने का काम नहीं किया, तो आने वाला वक्त जो होगा बहुत बुरा होगा। ये लोग ना ईमान सलामत रहेगा, ना हमारी इज्जत सलामत रहेगी। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम सब मिल कर के ऐसे तंत्र के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करें। आपने कल देख ही लिया, अब इस चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से जो बातें आई है तो इसको यकीनी तौर पर लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, चलिए एक और जो भी 29 एक मामला का जो उनके बारे में जिक्र करेंगे और लोगों से भी ये अपील करेंगे आप कि 29 जून को जो वक्फ बचाओ तहरीर बचाओ कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है पटना के गांधी मैदान में, इसको लेकर के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ और ये जो अभियान है और हिमायत शरिया की तरफ से 29 जून को पटना के गांधी मैदान में जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि चूँकि इस मुल्क में हमारे पास ये एक हथियार है कि हम मुल्क में अमन व अमान के साथ अपने एहतजाज को सरकार के खिलाफ दर्ज कर सकते हैं। उसी के मातहत हम लोग 29 जून को जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से भी लोग आएंगे, पूरे बिहार के बिल्कुल कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, सरकार को ये बताएंगे, मैसेज देंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, मतलब चाहे मरकज़ी सरकार हो, चाहे रियासती सरकार हो, इसको बताने का काम करेंगे कि हम आपके इस कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हमको आप जो सज़ा दीजिए हमें मंजूर है, लेकिन ये कानून मंजूर नहीं है। जो ये इस कानून के दाव पेच हैं, अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आप जानिए मुसलमानों का कोई भी इबादतगाह सलामत नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं और जब तक हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक हम लोग बैठेंगे नहीं। पटना गांधी मैदान जैसे न जाने कितने कार्यक्रम हम लोग करेंगे, पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
हम तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं, बुजुर्गों से, कि 29 तारीख को इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए 28 को ही पहुंचने की कोशिश करें, ताकि वक्त पर आप गांधी मैदान पहुंचे, अपने बुजुर्गों के, अपने अकाबरीन के, अपने लीडरों के ख्यालात से आप मुस्तफ़िज़ हों, और सरकार को ये मैसेज दीजिए कि हम हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, हम हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वक्फ तरमीमी बिल एक्ट का जो आपने 2025 का आपने लागू किया है, जो लाया है, हम इसके खिलाफ हैं। क्या लगता है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन का असर होगा केंद्र सरकार पर? जाहिर सी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, होगा इंशाअल्लाह। हर बात जो कही जाती है उस पर ज़रूर असर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को झुकना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, एक मामला और भी है, अभी बरसात आने वाली है, और बरसात में तो खैर पता ही है आपको कि नदी कटाव काफ़ी बड़ी समस्या है। आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं उस विधानसभा में भी काफ़ी बड़ी समस्या है नदी कटाव। हम लोग जो गए थे आपके साथ 3 जगह पर कवरेज करके आए हैं, जो नदी कटाव से लोग परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसको लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से कि इस पर काम हो? देखिए, बहुत बड़ा नंदनीय बात है, जब महानंदा बेसन, जब प्रोजेक्ट महानंदा बेसन प्रोजेक्ट जब पास हो गया, मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, उन्होंने अपने इलाके के लिए विकास के नाम पर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। बस उन्होंने ये महानंदा बेसन प्रोजेक्ट को पास कराने का काम किया था। तो अब ज़मीन पर अभी जो विधानसभा लोकसभा चुनाव ये हुआ था, सत्र चला था, उसके अंदर ये बात भी महानंदा बेसन का जो प्रोजेक्ट उसको पास कर दिया, उसको उतरना है। अब सवाल है कि हमारे नेता, हमारे लीडर जो असेंबली में है, लोकसभा में है, उनकी क्या भागीदारी होती है, कितना लड़ झड़ के अपने इलाके में महानंदा बेसन को उतार पाते हैं। जो हमारा इलाका पत्थरगट्टी का है, इसी तरीके पर लौचा है, हमारा यहाँ ठाकुरगंज का डुमरिया है, फुलगाची है, डेरामारी है, अठियाबारी है, बालूबारी है, और धनतोला है, और इसी तरीके पर घोघड़िया है, भावलमरा है, तो डुमरिया है। तो बहुत सारा गांव बिल्कुल मुतासिर है, और महानंदा बेसन का सबसे बड़ा मरकज़ जो प्रोजेक्ट लिया है, सबसे बड़ा मरकज़ हमारा दिगलबैग ठाकुरगंज को होना चाहिए, बहादुरगंज को, कि सबसे ज़्यादा पूरे सीमांचल में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका जो है इससे सैलाब से, वो हमारा इलाका है। तो इसके लिए जैसा कि कल आप दौरा भी किए और कहीं पर एहतजाज भी हो रहा है, तो हम सरकार से ही मांग करेंगे और डीएम साहब से भी कि आप फ़ौरन इसको विज़िट करके फौरी तौर पर महानंदा बेसन प्रोजेक्ट के तहत इन तमाम जगह में बोल्डर पिचिंग जहाँ जो हो सके इसको रोकने का काम कीजिए। वरना आपने देखा होगा कि कई गांव आप देख लीजिए कि डुमरिया में क्या हाल है, डुमरिया पंचायत में खाटा में, वहाँ आपका हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ मिल्ली गल्ले स्कूल है, वहाँ बहुत बड़ी आबादी है गाँव में लोगों की। उसके बाद उस पार चले जाइए फुलगाची में, वहाँ तकरीबन 1000 की आबादी वाला गांव है, और वहाँ स्कूल एक, और मात्र एक रोड था, वो रोड भी नदी में कट के चला गया। तो अब वहाँ कुछ नहीं रहा, अभी वहाँ पर बोरा पिचिंग का काम हो रहा है, वो भी नाकाफ़ी है। आपने देखा जो काम होना था वो भी नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके पर बालूबारी गए, तो बालूबारी में भी एक मिडिल स्कूल है, वहाँ एक सरकारी मदरसा है, वहाँ मस्जिद है, वहाँ कब्रिस्तान है। तो कई गाँव का एक कब्रिस्तान है जो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते जब विकास की बात करते हैं, विकास तो ये है कि आप अपने नुमाइंदों को ज़मीन पे उतारिए, और एक मरतबा नहीं, आप सिर्फ एक मरतबा, ऐसा नहीं कि कोई आदमी चला गया, इसको ये जल निसरण का कोई जेई चला गया वो रिपोर्ट दे दिया, बल्कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा पूर्णिया की टीम से, कटिहार की टीम से विज़िट कराइए, सही से जांच करके इस इलाके में काम कराइए, गाँव को बचाइए, स्कूलों को बचाइए, मदरसों को बचाइए, और सीमांचल को बचाइए, सीमांचल को बचाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती अदर जावेद साहब। जैसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।